अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है स्विफ्ट लिमिटेड के नाम से। और स्विफ्ट लिमिटेड का क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, पास पेपर का सवाल है और आई गेस 2014 में आया है, लेटेस्ट सवाल है, इतना पुराना नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द डिलीवरी व्हीकल्स ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड। स्विफ्ट लिमिटेड की कुछ डिलीवरी की व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ वो करते होंगे, कोई डिलीवरी का बिजनेस होगा, जैसे कोरियर कंपनी है, इस तरह का कोई। वो कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2012 का डेटा दिया हुआ है, परचेज डिलीवरी व्हीकल 1 फॉर 15,000। पहली गाड़ी कब खरीदी है जी? जुलाई 2012, 15,000। सेकंड वो कहता है 1 जुलाई 2013 को परचेज किया डिलीवरी व्हीकल 2 फॉर 20,000। उसने नाम दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले गाड़ी नंबर 1 फिर डिलीवरी व्हीकल 2। आगे कहता है 30 जून को डिस्पोज ऑफ डिलीवरी व्हीकल 1 एंड रिसीव अ चेक फॉर 8,000। क्या कहता है बेटा? एक गाड़ी जो खरीदी थी डिलीवरी व्हीकल 1, कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2012 में, वो हमने बेच दी, और कितने में बेच दी? 8,000 में। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायरमेंट है स्टेट 2 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ डिलीवरी व्हीकल। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब हमें रीजंस बताने के डेप्रिसिएशन क्यों होती है। आपको पता है बेटा, इसमें सिर्फ दो आते हैं रीजंस नॉर्मली। एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, लिख लें अपने पास, एक है फिजिकल फैक्टर्स। अब ये फिजिकल फैक्टर्स क्या है? ये कैटेगरी है, समझ लें, हेडिंग है। अब फिजिकल जो गाड़ी आपकी ख़राब होती है वो किस किस वजह से ख़राब होती है? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब, अगर 0 मीटर होंडा लोगे तो वो 0 मीटर हमेशा नहीं रहेगी, चल चल के पुरानी होगी, गाड़ी पे स्क्रैचेस भी लगेंगे, डेंट भी लगेगा, टायर चल चल के घस जाएंगे, इसके अलावा इंटीरियर पुराना हो जाएगा, सीटें फटनी शुरू हो जाएंगी, तो ये कहलाता है वेयर एंड टेयर। दूसरा है भाई यूजेज। तो ये तो एक जनरल सी बात है कि भाई यूज़ के साथ साथ गाड़ी क्या होगी? पुरानी होगी, डिलीवरी व्हीकल। रस्ट, कोई आयरन के जो स्टील के पार्ट्स पे तो नहीं लगता जंग, लेकिन जो आयरन के पार्ट्स हैं उस पर जंग लगेगा, रस्ट एक्सेट्रा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, फिजिकल फैक्टर्स। और दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब यह है कि फिजिकल कंडीशन हो सकता है आपके एसेट की बिल्कुल ओके हो, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन आपके एसेट की जो है वो ख़राब हो जाए। इकोनॉमिक का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू गिर गई क्योंकि उसकी जनरेशन चेंज हो गई। एग्जाम्पल ये है भाई, अगर आप होंडा ले रहे हैं और अगर लेट सपोज, मुझे, मैं तो उसको फॉलो नहीं करता इतना, अगर होंडा की लेट सपोज अभी 6 जनरेशन आ रही है, सही, और ये आप नई होंडा ले लें 2016 का मॉडल, और आप उसको क्या करें, अपने गैराज में कर दें बंद। गैराज में आपने पहले तो उसके ऊपर भाई पन्नियाँ वन्नियाँ सब चढ़ी हुई थी, आपने उसके ऊपर भाई अच्छे से 2-3 सीट कवर लगा दिए, सॉरी सीट कवर नहीं, गाड़ी के जो कवर लगा दिए, वो जो डस्ट कवर कहते हैं, और वो पूरी गाड़ी को आपने पैक कर दिया, टेपे वेपे लगा दी, और आपने खड़ी कर दी गैराज में, और गैराज को कर दिया बंद, और आप चले गए मुल्क से बाहर। और मुल्क से जब आप बाहर गए तो क्या होगा कि आप आए वापस 4 साल के बाद। कितने साल के बाद वापस आए? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद जब आप स्टेट से वापस आए तो आपने बोला यार अब गाड़ी निकालता हूँ, और आपको क्या हुआ कि अब आपने गाड़ी नई लेनी है, आप माशाल्लाह पार्टी आदमी है, तो आपने बोला अब एक काम करता हूँ, नई गाड़ी लेता हूँ, अब तो ये थोड़ी सी हो गई पुरानी, अब आ गई ये नई जनरेशन। जब आप 2020 में वापस आए स्टेट से, तो उस वक्त जो 2020 में मॉडल चल रहा था वो आपने नया खरीदा। अब आप गए दोबारा उसके बाद शोरूम वाले के पास, बोला भाई ये देखो मैंने आपसे 2016 की खरीदी थी, बिल्कुल 0 मीटर है। 0 मीटर का मतलब ये है सिर्फ 10 किलोमीटर चली है। 10 किलोमीटर क्या भाई? ये शोरूम वो आपके फैक्ट्री से जो है वो आपके घर तक आई है, 10 या 15 किलोमीटर चली हुई है, मतलब 0 मीटर कहलाएगी ना। टायर भी बिल्कुल नए, चमकती हुई गाड़ी है, बिल्कुल चमकती हुई। लेकिन मुझे बताएं, क्या ये उसी रेट में आपसे वापस ले लेगा जिस रेट में उसने दी थी? नहीं लेगा, बोलेगा भाई इकोनॉमिक फैक्टर है, सही है। आप वो बोलेगा भाई गाड़ी की वैल्यू गिर चुकी है, आपने बोला यार यूज ही नहीं हुई, 0 मीटर है, तो आप क्यों वो रेट कम कर रहे हो? वो बोलेगा सर आप लेकर गए थे 6 जनरेशन, अभी चल रही है 10 जनरेशन, 4 नई सीरीज आ गई, इसमें जनरेशन आ गई, तो अब तो हम लेट सपोज 35 या 40 लाख में आपको दे रहे हैं 2020 का मॉडल, आपका मॉडल है 2016 का मॉडल, तो बताएं कैसे हमें आपसे उसी रेट में ले लूं? तो ये क्या कहलाएगा? आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक फैक्टर्स। अच्छा बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर नॉर्मली 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। पहला है इनएडिकेसी। इनएडिकेट का मतलब जिस मकसद के लिए एसेट खरीदा वो मकसद अब पूरा नहीं हो रहा, तो क्या कहलाएगा भाई? इनएडिकेट। इनएडिकेट की एग्जांपल ये है कि आपने आईफोन 6 खरीदा था, अब एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए और ऐसा iOS आ गया जो आईफोन 6 सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आईफोन 6 भले 0 मीटर है लेकिन वो इनएडिकेट है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा, सही है ना। तो आपकी गाड़ी की लेट सपोज आपने गाड़ी खरीदी थी जिसके आपको चाहिए थी परफॉर्मेंस भारी, मतलब अब वो ये हुआ कि गाड़ी तो है वो 0 मीटर, लेकिन आपका यूज़ इतना बढ़ गया, लेट सपोज गाड़ी में लोड इतना बढ़ गया, घर में लोग इतने हो गए कि वो गाड़ी जो है वो अब वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, भागती तेज़ नहीं है। क्यों नहीं भागती है? तो 0 मीटर,
लेकिन मेहरान है अगर 800 सीसी की, सही है ना, तो वह है 0 मीटर, लेकिन वो आपका वेट इतना बढ़ गया और 4 मोटे मोटे लोग बैठते हो आप इसमें, तो गाड़ी स्लो चलती है, तो क्या कहलाएगा, इनएडिक्वेट। और क्या भाई, ऑब्सोलिसेंस या ऑब्सलीट, कि भाई आपका गाड़ी ऑब्सलीट हो चुकी है, वही बात है, नई जनरेशन आ गई। आगे बात बढ़ाते हैं भाई, ये दोनों चीज़ें लिखना ज़रूरी है, एक फिजिकल भी और वेयर एंड टेयर वगैरह भी, और इकोनॉमिक हेडिंग भी डालेंगे, और इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आ सकता है, किसमें, इकोनॉमिक में। तो 2 मार्क्स मिल गए। आगे बात बढ़ाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा इसमें, अच्छा बेटा अब आ गया इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो है बी पार्ट। बी पार्ट में पूरी कैलकुलेशन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये समझ लो कि मिड ईयर के अंदर जो है वो आया था, और फॉर्मल में भी जो है वो 2 दफ़ा दिया है मैंने। अब अच्छा सवाल है, इसलिए जो है मैं बार बार इसको जो है वो टेस्ट करता हूँ बच्चे को ना। इस पर क्या कहता है बेटा, कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन चार्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 एंड 2014। हो भाई, करना क्या है इसमें, इसमें मैं डेप्रिसिएशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। अच्छा बेटा, ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये फाइनल आंसर के लिए दिया हुआ है, सही है। देखो बहुत छोटा टेबल है ना, अब इसमें इतनी जगह नहीं है। बच्चे क्या टैलेंट दिखाते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, सारी इतनी कैलकुलेशन कर देते हैं, कचरा हो जाता है। एग्जामिनर के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फाइनल आंसर कौन सा है। तो अगर आपको रफ वर्किंग करनी है तो नीचे जगह दी हुई, आप उसमें कर लें, सही ना। रफ वर्किंग पेंसिल से कर लें, पेन से कर लें, लेकिन नीचे कर लें। ये जो फाइनल टेबल है, इसमें सिर्फ आंसर आना चाहिए, सही है ना, इसमें कोई शशकेबाजी नहीं। अब बेटा देखो, हमारे पास 2 डिलीवरी व्हीकल्स हैं, एक डिलीवरी व्हीकल 1 है और एक डिलीवरी व्हीकल 2 है। 2 डिलीवरी व्हीकल्स हैं, 30 जून 2013 और 2014। यार मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20% आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस। ओ भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगती है या नेट बुक वैल्यू पे, नेट बुक वैल्यू पे लगती है। स्ट्रेट लाइन में बेटा कॉस्ट पे लगती है और रिड्यूसिंग में नेट बुक। अब बात करते हैं पहले, देखो मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ, सही। 2 कॉलम बना लिए मैंने, व्हीकल 1 और व्हीकल 2। साथ साथ आप भी वर्किंग करें, इसकी साथ साथ वर्किंग करें, डिलीवरी व्हीकल 1 और डिलीवरी व्हीकल 2। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिलीवरी व्हीकल 1 पे। यार मुझे बताओ, व्हीकल 1 कब खरीदी है, कितने की खरीदी है। व्हीकल 1 खरीदी है जुलाई 2012, और कितने की खरीदी है बेटा, 15,000 की। एग्री कर रहे हैं। अच्छा, अब यार मुझे एक बात का जवाब दे मेरी, कि ये जो ईयर एंड है ये कब हो रहा है। ईयर एंड लिखा हुआ है 30 जून, लिखा हुआ है 30। पहला ईयर एंड हो रहा है 2013। रिक्वायरमेंट पढ़ो ना बेटा, बी पार्ट में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसमें ईयर एंड दिया हुआ है 30 जून 2013, और उसके बाद बोल रहा है 30 जून 2014। इसका मतलब हर साल जून में ईयर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। हर साल जून में ईयर, यार अगर जून में ईयर एंड होता है तो स्टार्ट कब होता होगा, जुलाई में। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जैसे दिसंबर में अगर ईयर एंड होगा तो नया साल कब स्टार्ट होगा, जनवरी में। दिसंबर के बाद जनवरी। ऐसे ही जून में अगर ईयर एंड होगा तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। अब जुलाई से लेके जून तक का पीरियड है, जुलाई से दिसंबर 6 महीने, जुलाई से दिसंबर 6 महीने, और जनवरी से जून दूसरे 6 महीने, तो ये पूरा साल है। नॉर्मली ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पे 6 महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है तो 6 महीने के बाद खत्म होगा, ऐसा ना। नॉर्मली जनवरी से दिसंबर होता है, 6 महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है जुलाई में, तो दिसंबर पे तो खत्म नहीं होगा, अब 6 महीने के बाद एंड होगा, जो नॉर्मल होता है। तो हमारा जो पीरियड है बेटा जुलाई टू जून। अब मुझे बताओ बेटा, पहला ईयर एंड कब होगा, 30 जून में ईयर एंड हो जाएगा। और अगर 12 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो एंड कब होगा, 13 में, सही है ना। 12 में अगर ये स्टार्ट हो रहा है, कितना परसेंट रेट है, 20%। बेटा स्ट्रेट लाइन में हम डायरेक्ट कॉस्ट पे लगाते हैं, आरबीएम में हम लगाते हैं नेट बुक वैल्यू पे। नेट बुक वैल्यू कैसे आती है भाई, कॉस्ट में से अभी तक की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, और उस पर क्या लगाएंगे, रेट। मुझे बताओ पहले साल क्या नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट में कोई फर्क होगा, नहीं, क्योंकि पहले साल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि नई गाड़ी खरीदी और गाड़ी जब खरीद ली, सब बात हो गई, जब डिलीवरी लेने गए और जब चाबी मांगी तो वो कह रहा है हमारे कान में, कौन, शोरूम वाला, सही है यार इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है। आप बोलोगे यार पागल वागल तो नहीं हो तुम, जब मैंने 0 मीटर गाड़ी ली है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई, पहले से तो कोई डेप्रिशिएट नहीं हुई, 0 मीटर है। आप सबसे पहले आप चलाएंगे इसको, तो बेटा आप 15,000 पे लगा दे 20%, 15,000 पे 20% 3,000, सही है। 15,000 कॉस्ट थी, 3,000 माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी 12,000। इसका ना हमारी बुक्स में इस एसेट की औकात कितनी रह गई, 1 साल के बाद 12,000। पहले वर्किंग कर लेता हूँ, फिर फाइनल आंसर लिख लूंगा। अब आ जाओ व्हीकल 2 पे, पैरेलल चला रहा हूँ वर्किंग। ये भी कर सकते हैं, पहले डिलीवरी व्हीकल 1 कर लें, बाद में 2 कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मुझे बताओ व्हीकल 2 कब खरीदी है, कितनी खरीदी है, जुलाई 2013 में खरीदी है 20,000 रुपए की, जुलाई 2013 20,000। अब मुझे बताएं बेटा 2013 में अगर ये स्टार्ट हो रहा है
तो व्हीकल 2 की जिंदगी में पहला ईयर एंड कब होगा? जून में तो होगा, लेकिन जून 2013 अब आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? जून के बाद तो जुलाई आया, तो अब तो जून अगले साल ही आएगा, अब इस साल रिवर्स नहीं हो जा सकते। तो अब आएगा 30 जून 2014, तो पहला ईयर एंड होगा 2014 में। अगेन 20% है ना, तो क्या करेंगे बेटा, अब हम 20%, अब देखो मसला थोड़ा ये हो गया, सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो गई है, खैर है। अब ये करना है कि डिलीवरी व्हीकल 2 को भी भूलो, अब डिलीवरी व्हीकल 1 पे दोबारा आ जाओ। 1 पे कैसे आ जाओ भाई? 15 की खरीदी थी, 3000 वैल्यू गिर गई, कितनी बची थी? 12। अब 12000 पे लगा दो 20%, ये नेट बुक वैल्यू पे। अब पहले डिलीवरी व्हीकल 1 को फारिग कर रहा हूँ, किसके लिए? अगले साल व्हीकल 1 को। 12000 का 20% 2400, सही है। अच्छा, अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ ईयर वाइज। क्या चल रहा हूँ? ईयर वाइज। पहले मैंने व्हीकल 1 को सॉल्व किया और फिर व्हीकल 2। अच्छा, व्हीकल 2 पहले साल डेप्रिशिएट नहीं होगी, मजे की बात ये है। क्यों? व्हीकल 2 जो है वो तो खरीदी अगले साल है। वही पहला साल कब से कब का है बताओ? जुलाई 2012 से जून 2013। और खरीदी कब है व्हीकल 2? जुलाई 2013। इसका मतलब पहले साल तो व्हीकल 1 ही थी, व्हीकल 2 थी नहीं, इसलिए पहले साल व्हीकल 2 को डेप्रिशिएट नहीं किया। अब आ गया दूसरा साल, दूसरे साल में दोनों को डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। जो पहले से पड़ी हुई है 12 की जो रह गई है उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे 20%, और जो नई खरीदी है 20 की उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। 20,000 पे 20% आ जाएगा 4,000, सही है। तो बस यही निकालना था हमें। अब अगर आप देखें व्हीकल 1 की पहले साल की डेप्रिसिएशन 3,000, ये कहाँ से है भाई? ये देखें हमने निकाला है 15,000 का 20%। और उसके बाद अगले साल व्हीकल 1 की डेप्रिसिएशन 2400। मुझे बताएं भाई, व्हीकल 1 में पहले साल 3 आई और दूसरे साल 2400, ये कम क्यों हो रही है डेप्रिसिएशन? ये बराबर क्यों नहीं है? बराबर इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आरबीएम है, रिड्यूसिंग। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल 15,000 पे 20% लगता, 3,000। रिड्यूसिंग है, पहले साल लगी ओरिजिनल कॉस्ट पे और अगले साल जितनी औकात रह गई बुक वैल्यू उस पे लगी। और अगर एक और साल करना होगा तो 12 में से 2400 माइनस करेंगे, 9,600, और 9,600 पे 20% लगाएंगे, सही है ना? जो भी 1920 जो भी स्ट्रेट लाइन में हर साल हम लगाते हैं कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, हर साल 15,000। आगे बेटा अब ये देखें 20, इसमें तो पहले साल होगी नहीं ना डेप्रिसिएशन, इसको ऐड भी कर लें। देखें टोटल भी दिया हुआ ना कॉलम, इन दोनों को ऐड कर लें। मतलब डिलीवरी व्हीकल 1 टोटल कितना डेप्रिशिएट हुआ है 2 सालों में? 5,400। डिलीवरी व्हीकल 2 पहले साल डेप्रिशिएट नहीं हुआ और दूसरे साल डिलीवरी व्हीकल 2 डेप्रिशिएट होगा, और वो कितना होगा? 4,000, और टोटल भी कितना है? 4,000। और अब आप इनको भी टोटल कर सकते हैं। कैसे बेटा? ये जो टोटल्स है ना ये गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी 1 की इतनी है, गाड़ी 2, और ये जो टोटल्स हैं ये ईयर के हिसाब से। पहले साल टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 3,000, और दूसरे साल टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है बेटा? 6,400, और इन दोनों को ऐड कर लें तो 9,400। तो ये 3 मार्क्स की वर्किंग थी, और इसमें इसने वैसे टोटल कर लो तो अच्छा है, टोटल के वैसे मार्क्स दिए नहीं है। मार्क्स जो दिए हैं ना इसने, वो दिए मार्क्स आपको, देखो ये 3 मार्क्स दिए, ये देखो मार्क्स स्कीम मैंने बता दी। 1 मार्क दिया है इसका 3,000 का, 1 मार्क दिया 2400 का, और 1 मार्क दिया 4,000, ये जो मेन डेप्रिसिएशन। बाकी टोटल्स के मार्क्स नहीं है, तो टोटल नहीं भी लिखेंगे तो मार्क मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि टोटल का कॉलम बनाया है तो ना लिखना मतलब एग्जामिनर को तपाने वाली बात है। एग्जामिनर की हटेगी यार, जब टोटल बोला है तो क्यों नहीं कर रहा, बच्चा अपना टैलेंट दिखा रहा है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ऐड करनी है, जिसकी अभी तक मैंने बात की नहीं, इसलिए नहीं की क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। डेप्रिसिएशन के मेथड तो 3 है, कौन से बेटा? स्ट्रेट लाइन, आरबीएम और रीवैल्यूएशन मेथड। लेकिन डेप्रिसिएशन की जो पॉलिसीज होती हैं वो 2 हैं। पॉलिसी क्या होती है? एक होती है फुल ईयर और एक होता है टाइम प्रोपोर्शन। एक होता है फुल ईयर और एक होता है टाइम। फुल ईयर में क्या होता है बेटा? फुल ईयर में हम ये नहीं देखते एसेट कब खरीदा कब बेचा, सिर्फ हम ये देखते हैं ईयर एंड पे अगर एसेट है या नहीं है। ईयर एंड पे अगर एसेट है तो उससे पूछेंगे नहीं बताओ तुम्हें कब खरीदा, हम पूरे साल उसको डेप्रिशिएट कर, चाहे 1 जनवरी को खरीदा हो, चाहे 1 जून में खरीदा हो, चाहे 1 सितंबर में, चाहे 1 दिसंबर में, चाहे 30 दिसंबर में, एक दिन पहले खरीदा तो भी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ईयर एंड पे तू इधर क्यों बैठा हुआ है, तुझे फुल डेप्रिशिएट करें। और अगर ईयर एंड पे एसेट नहीं है, मतलब इस साल बेच दिया, तो ये नहीं देखेंगे कितने महीने चला के बेचा, चाहे पूरा साल चला के बेचा हो, चाहे 1 महीना चला हो, चाहे 6 महीने, अगर ईयर एंड पे नहीं है तो 0 डेप्रिसिएशन, 0। इस साल खरीदा फुल ईयर लगाएंगे, इस साल बेच दिया कोई नहीं लगाएंगे। हो सकता है पूरा साल चलाने के बाद 30 दिसंबर में बेच दिया तो अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, क्योंकि 31 तारीख को तो एसेट है ही नहीं, जब एसेट नहीं है तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करे। ये फुल ईयर पॉलिसी। दूसरी कौन सी होती है बेटा? टाइम प्रोपोर्शन। टाइम प्रोपोर्शन में हम ये देखते हैं बेटा कि जो डेप्रिसिएशन है वो कितने महीने की है, मंथ वाइज,
और टाइम प्रोपोर्शन में बेटा वो जो वर्ड यूज करता है वो यूज करता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप। क्या कहता है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ। जितने महीने एसेट इस्तेमाल होता है उतने महीने की हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज, मंथ वाइज। सवाल ये आता है सर हमें कैसे पता चलेगा हमें एग्जाम में कौन सी पॉलिसी यूज करनी है? क्या इस सवाल में इसने पॉलिसी बताई है? भाई पहली बात तो ये तो पॉलिसी बता देगा। पॉलिसी क्या बताएगा? नोट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। या बता देगा फुल ईयर है, सुनो। और टाइम प्रोपोर्शन में बताएगा डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप। या टाइम प्रोपोर्शन या प्रो रेटा भी कहते हैं। अगर कुछ ना बोले तो क्या करें? अगर कुछ ना बोले तो आप ये देखोगे एग्जाम में डेट्स हैं या नहीं। क्या देखोगे सवाल में? डेट्स। डेट्स का मतलब किस तारीख को खरीदा, किस तारीख को बेचा। बताओ इस सवाल में डेट्स हैं? डेट्स हैं। तो यहाँ पे हम वैसे कर रहे हैं टाइम प्रोपोर्शन। क्या कर रहे हैं? टाइम प्रोपोर्शन। यहाँ फुल ईयर में हम नहीं चल रहे, टाइम प्रोपोर्शन। और अगर डेट्स नहीं है तो मजबूरन हम जाएंगे फुल ईयर। तो फुल ईयर हमारे लिए मजबूरी है। वैसे अच्छा मेथड कौन सा है? जो वो है टाइम प्रोपोर्शन। अच्छा वाला जो मेथड है ना, जो कि रिकमेंडेड है, वो है टाइम प्रोपोर्शन। लेकिन टाइम प्रोपोर्शन अगर नहीं हो सकता क्योंकि डेट से गिवन नहीं है तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा? फुल। अच्छा अब यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूजन। इस सवाल में है तो टाइम प्रोपोर्शन, क्यों? क्योंकि डेट्स तो गिवन है ना। लेकिन उसने आसान रखने के लिए डेट्स ऐसी दी हैं कि पूरा साल हमने एसेट यूज किया है, क्योंकि साल के शुरू में खरीदा है। देखो 1 जुलाई में ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, पहले दिन ही वो एसेट खरीद रहा है। पहली गाड़ी खरीदी इसने जुलाई 2012, बिस्मिल्लाह की, शटर उठाया, सही है, वो जो है क्या कहते हैं रिबन काटी और उसने नई गाड़ी खरीद ली। पहला दिन, सही है ना। दूसरा दिन, दूसरा साल शुरू हुआ, उसके भी पहले दिन में नई गाड़ी ले ली। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक पूरे 12 महीने यूज हुआ, तो हमने फुल ईयर की चार्ज की। लेकिन है कौन सा मेथड? मंथ वाइज है कौन सा? मंथ वाइज। अगर यहाँ पे जुलाई के बजाय इसने एसेट खरीदा होता, लेट सपोज 1 जनवरी, तो जनवरी से जून हम सिर्फ 6 महीने की चार्ज करते। अरे बस जनवरी में खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सिर्फ 6 महीने की चार्ज करते, सिर्फ 6 महीने की चार्ज करते। अच्छा बेटा इसी में अगर आप देखें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो है सी पार्ट। सी पार्ट में कहता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर डिलीवरी व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। बेटा प्रोविजन अकाउंट बनाना है, लेकिन कौन से साल के लिए बनाना है? 2014 के लिए बनाना है। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। तो बेटा प्रोविजन अकाउंट कैसे बनेगा? प्रोविजन का एक फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, और उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें जो है वो अकाउंट बनाना है। और इसमें कुछ और डेटा भी दिया हुआ है गेन या लॉस का, वो हम आगे देखते हैं, उसकी अभी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है गेन या लॉस की ना। और अब आ जाए प्रोविजन अकाउंट के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताएं बेटा इस अकाउंट में जो प्रोविज़न है